हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग कौशल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीटेट 2026 सितंबर में जो होने वाला है, अभी आपको जैसे कि बताया कि और 10 दिन मुश्किल से एग्ज़ाम में आपके बचे हुए हैं। तो आज हम प्रीवियस ईयर 2011 के सीडीपी के क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। बच्चा सबसे बेहतर सीखता है, कैसे सीखता है? ये पियाजे क्या कहते हैं कि अमूर्त तरीके के चिंतन के द्वारा, पहला ऑप्शन कह रहा है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग के द्वारा, और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इंद्रियों के द्वारा, और चौथा कह रहा है कि निष्क्रिय शब्दों के समझने के द्वारा। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि जो पियाजे थे उन्होंने कहा था कि पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था संवेदी पेशी अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक देखने, छूने, पकड़ने और चूसने आदि की स्वतः क्रियाओं के द्वारा सीखता है। यानी कि बच्चा जब सीखने की 2 वर्ष की आयु में, तो वो क्या करता है, चीज़ों को स्पर्श करके, फील करके चीज़ों को सीखता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। सबसे अधिक और गहन समाजीकरण कब होता है? सबसे अधिक और गहन समाजीकरण कब होता है? पूर्व बाल्य अवस्था के दौरान। दूसरा ऑप्शन है कि प्रौढ़ावस्था के दौरान। तीसरा ऑप्शन है व्यक्ति के पूरे जीवन में, और चौथा ऑप्शन है कि किशोर अवस्था के दौरान। तो आपको तो पता है कि जो सबसे ज़्यादा विकास होता है, सबसे ज़्यादा जब चीज़ों को हम लोग सीखते हैं वो कब सीखते हैं? तो किशोर अवस्था में सबसे ज़्यादा हमारा विकास होता है। कह रहे कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण किशोरावस्था के दौरान होता है। इस अवस्था में किशोरों के समूह के निर्माण की प्रकृति, मैत्री भावना का विकास, सामाजिक गुणों का विकास, समूह के प्रति भक्ति, सामाजिक परिपक्वता और भावना का विकास, बहुमुखी प्रकृति आदि का विकास होता है, जो समाजीकरण प्रक्रिया को समृद्ध एवं गहन बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे, 3rd नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनुवांशिकी को सामाजिक संरचना माना जाता है। गत्यात्मक, स्थिर, प्राथमिक, गौण। तो अनुवांशिक जो होता है ना, वो स्थिर होता है। अनुवांशिक वंशानुक्रम, अनुवांशिक गुण प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता से प्राप्त होता है। यानी कि आपको बाई जनरेशन अपने माता पिता से बच्चों में, फिर बच्चों के बच्चों में, ऐसे चलते जाता है। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक चलते जाता है, ये स्थिर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित होता है। सीखने के सिद्धांत से संबोधन, यानी कि केवल अवलोकन करके जो हम लोग सीखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्यवहारवादी सिद्धांत, रचनावादी सिद्धांत, संज्ञानवादी सिद्धांत और विकासवादी सिद्धांत। तो हम लोग जो अवलोकन करके सीखते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? व्यवहारवादी सिद्धांत। क्या बोलेंगे? व्यवहार। सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत के प्रतिपादकों का मानना है कि सीखने के लिए उद्दीपक का होना आवश्यक है। यदि व्यक्ति उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया करता है और सीखता है, या प्रतिक्रिया से प्राप्त होने वाले परिणाम को ध्यान में रखकर सीखता है। इसका मानना है कि सीखना अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित होता है। इसमें सूझ या अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है। ठीक है। यानी कि जब हम कोई काम करते हैं तो उसके जो परिणाम आते हैं उसी से हम लोग सीखते हैं। ठीक है। 4 तक हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? यानी कि जिससे समझ के शिक्षण नहीं होता है। समानता और अंतर देखने और असदृशता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, विद्यार्थियों को एकांकित तथ्यों और प्रतिक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हैं तो उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना, कि तथ्यों और प्रतिक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। ये क्या है? समझ के लिए शिक्षण है। विद्यार्थियों को एकांकित तथ्यों और प्रतिक्रियाओं को योग करने के लिए योग्य बनाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से बच्चों के लिए सही नहीं है? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही मतलब कि जिनको अंदर से मोटिवेटेड हैं उनके लिए क्या सही नहीं है? वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, ये हमेशा सफल होते हैं,
उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। तो जो अंदर से मोटिवेटेड व्यक्ति होगा ना, जिनको बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगा, वो हमेशा क्या होंगे, सफल होंगे। क्या होंगे, सफल होंगे। एक्सप्लेनेशन इसका देखेंगे, कह रहे हैं कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए यह सही नहीं है कि वे हमेशा सफल होते हैं, क्योंकि अभिप्रेरित होना यह बालक को किसी कार्य के प्रति उत्साह प्रकट करता है, न कि सफलता को निश्चित करता है। यानी कि अगर आप अंदर से मोटिवेटेड हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप सफल ही हो जाएंगे। यानी कि विकल्प सी नंबर क्या है, गलत है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात की जाए कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता की उपलब्धि चाहती है, तो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्हें निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना, उनकी सृजनात्मक को समृद्धि करने के लिए उन्हें चुनौती देना, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना, या डी नंबर कह रहा है कि तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से क्या कर देना, अलग कर देना। एक्सप्लेनेशन आइए देखते हैं। कह रहे कि प्रतिभाशाली बच्चों को योग्यता के उपलब्धि के लिए ये ज़रूरी नहीं कि उनके कक्ष से अलग बैठाकर उनके समकक्षियों से दूर बैठाया जा सके। यानी कि अगर स्टेटमेंट निगेटिव था तो यहीं इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात की जाए, कह रहा है कि छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का लक्षण नहीं है। पठन कठिनाई, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। देखिए ये तीनों तो पठन कठिनाई का हिस्सा है, लेकिन शब्द और विचारों को समझने में कठिनाई, ऐसी कोई कठिनाई नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कह रहा है कि शिक्षार्थियों का आत्मनियत की ओर संकेत करता है। आत्मनियम किस ओर संकेत करता है। विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विवेक विनिमय के स्वस्थ अनुशासन और नियंत्रण के लिए अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। और डी नंबर कह रहा है कि विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनय बनाना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, कि अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता बनाना। यानी कि बच्चा जब खुद से सोचने लगे, सीखने लगे, इसका मतलब कि वो आत्मनियम बनाने लगा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, 10 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। सीखने के लक्षण के रूप में किस कथन को नहीं माना जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि व्यवहार का अध्ययन सीखना है। व्यवहार का अध्ययन सीखना है। अनधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। यानी कि न सीखना भी क्या है, सीखने का ही हिस्सा है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा कि व्यवहार का अधिगम है सीखना। व्यवहार का अध्ययन क्या है, सीखना है। व्यवहार का अध्ययन सीखना या किसी भी प्रकार से सीखने का लक्षण नहीं है, क्योंकि व्यवहार का अनुकरण करके उससे सीखा जा सकता है, न कि व्यवहार का अध्ययन करके सीखा जाए। यानी कि जो हमारा व्यवहार होता है उसको अनुसरण किया जाता है, दूसरों को देख के उसको सीखते हैं हम लोग, उसका कोई क्लास या कोई अध्ययन नहीं करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्धांत के रूप में रचनावाद। सिद्धांत के रूप में रचनावाद सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। सिद्धांत में रचनावाद जो होता है सूचनाओं को याद करके पुनः स्मरण द्वारा जांच पर बल देता है। नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया। शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है, ये भी नहीं हो सकता है। अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। अनुकरण तो हम लोग इसमें करेंगे नहीं। डी नंबर हो जाएगा, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। रचनावाद का सिद्धांत शिक्षार्थी को दुनिया के बारे में सोच विचार करने पर अपना दृष्टिकोण निर्मित करने के लिए इस भूमिका पर बल देता है। तो यानी कि डी नंबर इज़ द राइट आंसर। इसमें आपको जो आप इसमें ट्रिक भी अपना सकते हैं कि जो निगेटिव लगे उसको पहले काट दीजिए। निगेटिव तो आंसर होगा ही नहीं, आंसर जब भी होगा इसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब कह रहे हैं कि सृजनात्मक शिक्षार्थी वह होता है। सृजनात्मक शिक्षार्थी कौन होता है? क्रिएटिव टीचर, क्रिएटिविटी हो जिसमें। कह रहा है कि परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है। जो परीक्षा में हर बार अच्छे अंक ला रहा है, क्या वो सृजनात्मक